नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 3, जो कि है हमारा परमाणु एवं अणु। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे आखिर ये परमाणु क्या होता है, अणु क्या है, इनके नाम किसने दिया है, एक सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, परमाणु में किस क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, सब इसके बारे में आज लोग हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? कक्षा 9th का परमाणु एवं अणु। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी टॉपिकों के बारे में जानेंगे और उनको पढ़ेंगे। है वो क्या है पढ़े जाने वाले आज के टॉपिक। तो आज के जो टॉपिक है वो क्या है? पहला हमारा दिया गया रासायनिक संयोजन के नियम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आधुनिक प्रतीक, परमाणु द्रव्यमान, अणु, रासायनिक सूत्र और आणविक द्रव्यमान, मोल अवधारणा। इसके लास्ट में हम लोग इसके मूल अवधारणा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परमाणु के इतिहास के बारे में। आखिर में ये परमाणु नाम आया कहाँ से और दिया किसने? तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो लगभग 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जो थे हमारे भारतीय भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद द्वारा कहा गया कि किसी भी पदार्थ का यदि हम पदार्थ के लगातार विभाजित करते जाए तो एक बिंदु के बाद विभाजन संभव नहीं होगा, जिसे परमाणु कहा जाता है। तो महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले बताया था कि पदार्थ को हम यदि विभाजित करते जाए तो सबसे छोटी जो उसमें जो लास्ट में जो बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे परमाणु, जिसके हम लोग और विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद प्राचीन यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इन कणों को एटम कहा, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। इसने क्या कहा, उसको उसी को हिंदी से अंग्रेजी में कर दिया, जिसको इसने क्या कहा? एटम। एटम का मतलब क्या होता है? अविभाज्य। तो ये क्या थे? प्राचीन यूनानी दार्शनिक। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए आगे कि हम भी कुछ कर लेते हैं। उसने इस बात बोला, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लावोजियर। इनने रासायनिक विज्ञान की नींव रखी। रासायनिक विज्ञान की जो नींव रखी किसने रखी थी? लावोजियर ने। लावोजियर रासायनिक विज्ञान के संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम की स्थापना की। इन्होंने आया, उसके बाद एंट्री मारा, उसके बाद क्या किया? दो नए नियम की स्थापना की। जैसे हमारा क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु के सिद्धांत। पहले हम लोग जान लेते हैं परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु सभी पदार्थों की मूल इकाई होती है। मूल इकाई का मतलब जिससे वो मिलके बना है। तो ये हमारा क्या हो गया? मूल इकाई, बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख सकते कि आखिर ये परमाणु कितने छोटे होते हैं। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो होती है 10⁻⁹ यानी कि 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। 10⁻⁹ नैनोमीटर के बराबर होते हैं, जिसको हम लिखेंगे तो 1/10⁹ इतनी छोटी होती है हमारी एक परमाणु की त्रिज्या। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि लेवोजियर जो आए उसने दो क्या अपने नियम दिए थे। तो जो लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने दिए थे अपने दो नियम। इसका जो पहला नियम था वो क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या पहला जो दिया गया हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब आप कोई के दौरान अभिकारकों को कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जो होता है अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होगा, जिसको हम लोग इस प्रकार और समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
द्रव्यमान को तो ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं, आप 10 ग्राम पानी को अभिक्रिया कराएंगे तो उससे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा उसका भी जो अनुपात होगा वो 10 ग्राम ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 100 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है, उसको यदि हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो उससे जो भी नए प्रोडक्ट बना है उसका भी जो वजन होगा वो उतना ही होगा। 100 ग्राम है तो ये भी दोनों मिलकर ही 100 ग्राम का निर्माण होगा। यानी कि द्रव्यमान का ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें क्रियाकलाप में क्या दिया गया है, कोई पदार्थ एक्स कोई पदार्थ है 10 ग्राम का, उसमें यदि हम एक और वाई का पदार्थ मिलाते हैं, मान लो 5 ग्राम का, तो जो नए पदार्थ का निर्माण होगा इस बीकर में, वो पूरा जो पदार्थ होगा वो 15 ग्राम का होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों द्रव्यमान मिल जाएंगे और द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है, उत्पादों का कुल द्रव्यमान नए पदार्थ जो बनेगा उसके बराबर होगा। तो ये हमारा अच्छी हो जाएगा, दोनों मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाए बनेगा और उनका जो वजन होगा वो दोनों के बराबर होगा अभिकारकों के। इस क्रियाकलाप से आप इसको समझ सकते हैं। और इसका एक हमारा प्रश्न इसमें दिया गया है, तो इसका हम लोग भौतिक परिवर्तन से एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम लोग एक बर्फ का टुकड़ा यदि 100 ग्राम का लें, सौ ग्राम का यदि हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है और उसको यदि हम लोग पिघलाएंगे तो उससे जो हमारा जल का निर्माण होगा, लिक्विड जल का, वो भी हमारा 100 ग्राम के बराबर ही होगा। नहीं तो एक और एग्जांपल आप ले लेते हैं, यदि आप 5 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी को मिलाते हैं तो ये जो हमारा शरबत निर्माण होगा वो भी हमारा हो कितना होगा, इन दोनों के द्रव्यमान के बराबर यानी कि 7 ग्राम। तो इसमें क्या बोल रहा था, भौतिक उदाहरण से हमको एक एग्जांपल देने बोल रहा था। आप एक एग्जांपल के इसके आने को एग्जांपल आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया गया, एक और प्रश्न दिया गया है, यदि 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो 12 ग्राम हमारा क्या है, ऑक्सीजन, और 12 ग्राम हमारा कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यदि 12 और प्लस 32 मिल के हमारा 44 ग्राम CO2 का निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के बाद इन दोनों का द्रव्यमान मिलकर ही नए उत्पाद का निर्माण करेगा, जो कि हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जान सकते हैं। उसके बाद हमारा इसका दूसरा क्या दिया गया है, स्थिर अनुपात का नियम। पहला था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा हमारा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, यदि शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होते हैं, भले ही यौगिक कैसा भी हो। हम कोई भी यौगिक ले लेकिन उसमें जो तत्वों का अनुपात हो वो सेम होगा। जैसे कि यदि हम लोग अपना घर का पानी ले, नाले का पानी ले, या फिर हम कहीं गंगा जल का पानी ले या फिर समुद्र का पानी ले, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा 1:8 ही होगा। और हम लोग कहीं का भी तत्व उठा ले, यौगिक उठा ले, उसमें जो तत्वों का अनुपात होगा वो सेम होगा। इसका मतलब यही बोल रहा है कि यही है इसका स्थिर अनुपात का नियम, कि उसमें जो जिससे वो बना होगा उसके अनुपात सेम होगा, चाहे वो कहीं का भी हो। तो उसका उदाहरण दिया गया है, 18 ग्राम H2O 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन से बने हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2:1 है। यदि इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1:16, उसकी 1:8। कहीं का भी हम लोग जल उठाएंगे तो इसका अनुपात सेम ही रहेगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान 4:32 दिया गया, तो इसको भी हम लोग काटेंगे तो 1:8 रहेगा। उसका इसमें क्या दिया गया, पानी में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा, चाहे वो पानी कहीं का भी हो। तो चलिए अब इसके हम लोग एक न्यूमेरिकल जो दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हमको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1:8 है। 1:8 के अनुपात में है होता है 5 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया गया है। यदि हमारा क्या दिया गया, 5 ग्राम हाइड्रोजन, तो H बराबर हमारा कितना दिया गया, 5 के साथ
प्रतिक्रिया करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यदि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का मान 5 दिया गया है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो आप इधर भी 5 से गुना कर दीजिए, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5:8:40, यानी कि हमको जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो 40 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमारा क्या दिया गया यहाँ पे, उसके बाद एक और वैज्ञानिक का एंट्री अब होगा यहाँ पे, जिसका नाम था डाल्टन। डाल्टन जी का एंट्री होता है। उसके बाद इन कुछ चीज बताते हैं, कुछ उसका गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है, तो हम लोग चलिए उनको जानेंगे। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व, यौगिक या मिश्रण, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो या फिर मिश्रण हो, अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। आपको पता ही होगा कोई भी पदार्थ, तत्व, यौगिक कुछ भी हो, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु या फिर एटम कहा जाता है, जिसको हम लोग परमाणु या फिर एटम कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा है, पर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं दिए थे, उन अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। यही है हमारे डाल्टन महाराज जी। तो चलिए इनके बारे में हम इन्होंने क्या क्या बताया था उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सही बात, कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया से द्वारा ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन ये गलत हो गया। आगे चल के हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनका ये गलत कैसे हुआ है। अविभाज्य क्यों, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में भी इस परमाणु का हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं। उसके बाद एक ही तत्व के परमाणु और रासायनिक गुण समान होते हैं। इन्होंने बताया था एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणु गुणों समान होते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु और उनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। छोटी पूर्ण संख्याओं के संयोजित होते हैं। किसी दिए गए यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या प्रकार स्थिर होती है। ये सब इन्होंने कुछ अवधारणाएं दी थी। उसके बाद आगे जाके इन अवधारणाएं में कुछ इनकी त्रुटियां या फिर गलती निकली, तो हम लोग जानते हैं कि इनकी कौन कौन सी अवधारणा सही कहाई और कौन कौन सी गलत। तो हम लोग जानेंगे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, कि डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उसमें क्या क्या कमी आई थी। तो उन्होंने कोई उपपरमाणविक कण नहीं, डाल्टन के सिद्धांत ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य उन्होंने कहा, लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य, इससे ज्यादा टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा है। तो लेकिन हम लोग अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जान चुके हैं। इसका मतलब यह इनका बात गलत हो गया। उसके बाद डाल्टन ने कहा कि तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन तत्वों के समस्थानिकों के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन समस्थानिकों के द्रव्यमान तो भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटेनियम, ड्यूडेनियम और ट्रिटेनियम। इनके जो परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन परमाणु भार तो अलग अलग है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कि भार सबका समान ही होगा। तो इसका दूसरा भी ये गलत हो गया है। और इसने तीसरा क्या किया था, कोई समभारिक नहीं। डाल्टन ने कहा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन समस्थानिक समभारिकों का द्रव्यमान संख्या समान होता है। इन्होंने कहा था कि विभिन्न तत्वों का परमाणु भार अलग अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने समभारिकों के बारे में तो बताया ही नहीं। जैसे आर्गन, क्रिप्टन और कैल्शियम, इनके तो जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इन्होंने बताया था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, इन तीनों का तो समान होता है, तो यहाँ भी ये गलत हो गए। उसके बाद हमेशा पूर्ण संख्या के अनुपात में नहीं होते हैं। इन्होंने कहा था हमेशा पूर्ण संख्या के अनुपात में ही होगा, लेकिन चीनी का देख लीजिए पूर्ण संख्या के अनुपात में नहीं है। और कोई अप्रूव परिभाषित नहीं किए थे। इन्होंने कोई अप्रूव के बारे में भी नहीं बताया था। कार्बन के जैसे हीरा, कोयला, ऐसे कार्बन के अप्रूव है, इनके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था, तो ये भी गलत हो गए। उसके बाद तत्वों के आधुनिक प्रतीकों के बारे में आते हैं। पहले हम लोग तत्वों को उनके सिंबल के हिसाब से बनाते थे। हम लोग को पहले तत्वों को उनके सिंबल के हिसाब से, जब भी कोई एग्जाम में होता था, कुछ पेपर होता था, उसमें हम लोग उनको सिंबल को बनाना पड़ता था। जो इनके पुराने सिंबल इस प्रकार के थे, ऑक्सीजन के ऐसे थे, कार्बन के ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे, फास्फोरस, सल्फर, लोहा,
तांबा, सीसा, चांदी। लेकिन ये बहुत कठिन होते थे सबको लिखने के लिए, इसलिए इनके नए प्रतीक बनाए गए थे। डाल्टन डाल्टन साहब ने बनाया तत्वों के लिए प्रतीकों का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। जो डाल्टन थे वो तत्वों के प्रतीकों के बारे में उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर बर्जेलियस आए, तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों के प्रतीक के लिए उपयोग करने का सुझाव दिया। इन्होंने बताया कि तत्व को हम लोग इसे सिंबल के रूप में नहीं रख सकते हैं, उनको हम लोग उनके नाम के फर्स्ट लेटर या फिर उनके सेकेंड लेटर के हिसाब से लिखेंगे। तत्वों का नामांकन प्रारंभ में तत्वों के नाम उनकी खोज स्थानों के नाम पर रखा गया। जैसे सबसे पहले उनके खोज के नाम के स्थानों पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके नाम के फर्स्ट लेटर या फिर सेकेंड लेटर के नाम पर रखा गया। जैसे हाइड्रोजन का हमारा शुरू होता है एच से, तो उसको एच से हाइड्रोजन हमको दिखाया गया। हीलियम का भी एच से होता है, लेकिन बोला कि दोनों तो मैच कर रहा है, इसलिए इसका सेकेंड लेटर ले लेते हैं हम लोग, हीलियम। ऑक्सीजन का ओ से लिया। इसी प्रकार से सभी लेटरों का फर्स्ट अक्षर को लिया गया, और फर्स्ट अक्षर यदि मैच कर रहा था उसके बदले में सेकेंड लेटर को लिया गया। उसके बाद क्या लिखा गया, विशेष मामलों में, कुछ मामलों में ऐसे हुए कि जैसे कि सोडियम, ऐसे तो नहीं था, ले सकते थे। इसके लिए कुछ प्रतीकों लैटिन, जर्मन, ग्रीक नामों से प्राप्त हुआ, कुछ लेटर के ग्रीक लेटरों से प्राप्त हुआ। जैसे फेरस के लिए एफी, फेरस से हमारा आया एफी, नोट्रेरियम से आया Na, कैलियम से आया के। ये हो गए हमारे कुछ तत्वों के नाम। तो सबसे पहले लिखने का क्या तरीका था, प्रतीकों को लिखने के चरण, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। हमेशा कोई भी हम लोग तत्व का जो नाम लिखेंगे तो जो पहला अक्षर होगा वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ 20 तत्व दिए गए, आवर्त सारणी के पहले 20 तत्वों को याद रखने के लिए आपको सबसे पहले 20 तत्वों को याद रखना होगा। तो हमारा पहले क्या, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, सबसे पहला लेटर बड़ा उसके बाद छोटा, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Ci, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K और कैल्शियम का Ca। इसी प्रकार के इनके प्रतीक हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो आखिर ये परमाणु का द्रव्यमान होता क्या है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु का हम लोग द्रव्यमान कैसे मानते हैं, जैसे हम लोग को कोई 1 किलो का सामान लेना होता है, तो हम लोग 1 किलो का इधर सामान लगाते हैं तराजू में, और दूसरी तरफ 1 किलो का बटखारा लगाते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि 1 किलो के बराबर है। तो उसी प्रकार परमाणु को मापने के लिए उसका एक यूनिट बना लिया गया, जो एक हाइड्रोजन के बराबर मिला था। इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, पहले क्या लिखा गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु द्रव्यमान अवधारणा पेश की स्थिति अनुपात के नियम की व्याख्या की। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान। 1961 में परमाणु और आणविक द्रव्यमान व्यक्त करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई EU या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट को लाया गया। परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर क्या था, कार्बन 12, परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग, यानी कि एक कार्बन 12 को लाया गया। एक हमारा एक कार्बन 12 है, उसको बराबर बराबर 12 टुकड़ों में किया गया। उसके बाद जो ये एक टुकड़ा निकला उसको एक तरफ तराजू में रखा गया और एक तरफ एक तत्व को रखा गया। तो ये जो है हमारा एक टुकड़ा जो है हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर आ गया, तो इसी को मान लिया गया कि यह एक परमाणु का AMU हुआ। एक AMU बराबर मान लिया हाइड्रोजन के एक परमाणु के बराबर। तो तब से हम लोग मान रहे हैं कि कार्बन का 12 AMU, 12 परमाणु, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है हमारा एक AMU कहलाता। तो एक AMU क्या होगा, 1/12 ऑफ एक कार्बन एटम, जो कि इतना होता है, ये हमारा एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक AMU इतना बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग का कितना माना गया, एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर। अब हम लोग को कोई किसी का भी यदि AMU बनाना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का एक हो गया तो हाइड्रोजन हीलियम से 2 है, तो हमारा को वो क्या हो जाएगा, 2 AMU। इसी तरह अगला 3 AMU 4 AMU, इसी तरह हम लोग अपना AMU लगा के उसको बता सकते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। तो हम लोग क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान याद करने के लिए या फिर बनाने का एक ट्रिक होता है। जैसे परमाणु द्रव्यमान है
तो यदि कोई परमाणु संख्या सम है तो उसका क्या कर दीजिए, जितना संख्या है उसे 2 गुना कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, गुना 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यानी परमाणु भार हो जाएगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन का कितना होता है 7, गुना 2 14, एक अपवाद है इसलिए 2 गुना करने पर भी ये 14 ही हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 8, गुना 2 करेंगे तो ये 16, और विषम संख्या है तो गुना 2 करके 1 जोड़ दीजिए। जैसे जैसे हमने यहाँ पे देखा था सोडियम 11 होता है, 11 गुना 2 22 प्लस 1 बराबर 23, विषम संख्या है तो प्लस 2 गुना करके 1 प्लस करेंगे। उसके बाद इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे हाइड्रोजन 1 है तो इसका 1 ही होगा। बेरिलियम इसका 4 होता है लेकिन गुना 2 करेंगे तो हमारा 8 होना चाहिए लेकिन इसका 9 होता है। नाइट्रोजन इसका 7 है, गुना 2 करके प्लस 1 करना चाहिए लेकिन इसका 14 ही होता है। और आर्गन 18 है तो 18 गुना 36 होना चाहिए लेकिन इसका 40 है। ये हमारा कुछ अपवाद है इसके। तो ये हमारा हो गया कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालता है आपको समझ आ गया। उसके बाद परमाणु का अस्तित्व, आखिर ये परमाणु का अस्तित्व कैसा होता है। अधिकांश तत्वों का परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ये अधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते। केवल उत्कृष्ट गैस है के परमाणु जो है वो ही जो है रासायनिक रूप से है और वे एकल परमाणु के रूप में अस्तित्व में रह सकते हैं। निष्क्रिय गैस ही है जो एकल परमाणु के रूप में रह सकते हैं, उसके बाद जितने भी हैं एकल परमाणु के रूप में नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो अन्य सभी तत्व परमाणु आपस में मिलकर अणु या आयन बनाते हैं। बाकी जो हमारे तत्व बने वो आपस में मिलकर अणु या फिर आयन का निर्माण करते हैं। तो परमाणु 2 चीज का निर्माण करते हैं, एक आयन जो विद्युत आवेशित होता है, एक अणु जो विद्युत उदासीन होता है, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ेंगे आयन्स। आखिर ये आयन क्या होते हैं। कोई भी आयन को एक परमाणु या परमाणुओं का समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक परमाणु या फिर परमाणु का समूह हो सकता है जिसमें सकारात्मक या नकारात्मक आवेश होते हैं। एक होता है हमारा धनायन, एक होता है ऋण आयन। धनायन होता है एक ऋण आयन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, धनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, ऋण आयन। धनायन किसको बोलेंगे, जो अपना कुछ किसी को दान करे, वो क्या हो गया धनायन। जो अपना कुछ किसी को दान करे धनायन, जो किसी से कुछ ले वो ऋण आयन, जो क्योंकि को कुछ ले रहा है तो वो कर्ज ले रहा है तो क्या हो गया ऋण आयन। उसके बाद कुछ धनावेशित आयन होते हैं जैसे सोडियम ने जो एक अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस 1 चार्ज रहता है। और इसी प्रकार यहाँ पे कैल्शियम -1 है, इसका मतलब है कि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो सरल आयन और यौगिक आयन। सरल आयन किसमें बोलेंगे, जिसमें एक परमाणु हो, जैसे कोई मैग्नीशियम है का परमाणु तो उसमें सिर्फ एक मैग्नीशियम का परमाणु होगा। और यौगिक आयन किसको बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हो, जैसे NH4। इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, तो इसमें 2 तत्व है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आयन्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम लोग अणु के बारे में। आयन क्या हो गए, जिनके ऊपर में कुछ चार्ज हो, जैसे इन सबों के ऊपर में चार्ज है। उसके बाद अणु क्या होगा, एक अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं। परमाणुओं के 2 कण जो होते हैं वो अपने आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणु। 2 या 2 से अधिक। किसी तत्व या यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है उस पदार्थ के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। अणु एक ही या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं द्वारा बन सकता है। अणु जो है या फिर एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बन सकते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के तत्वों से भी मिलकर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे तत्व के अणु और यौगिक के अणु है। तत्व जैसे हाइड्रोजन के अणु, 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर बनाए तो तत्व का यौगिक हो गया, तत्व का अणु हो गया। ऑक्सीजन के 2 अणु मिल रहे हैं तो तत्व का यौगिक हो गया। और उसी प्रकार यौगिक के अणु 2 अलग अलग तत्व के यौगिक मिलकर बन रहे हैं तो तत्व यौगिक के अणु हो जाएंगे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बन रहे हैं। उसके बाद एक यौगिक के अणु विभिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं, द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, जिसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में
रह सकता है। वो क्या करते हैं, अपने स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर अपना यौगिक का निर्माण कर रहते हैं, जैसे कि वो स्वतंत्र रूप से रह सके। जैसे पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 1:8 में मिलके अपने अस्तित्व को बनाता है। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके, तो ये अपने अस्तित्व में रहने के लिए ही दूसरे से मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमाणुकता। परमाणुकता आखिर ये क्या होता है? तो परमाणुकता किसी तत्व या यौगिक के एक ही अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या होती है। किसी तत्व या यौगिक में कितने परमाणु मिले हैं, मिल के बने हैं, उसी को परमाणुकता बोलते हैं। ये परमाणुकता कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 3-4। जैसे एक प्रकार के अणु से मिलकर बना है तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। ये यदि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे। दो प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है तो डायो एटॉमिक। तीन प्रकार के ट्राई एटॉमिक, और तीन से ज्यादा या फिर दो से भी ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉली एटॉमिक। तो ये क्या होते हैं और किसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो पहले हम लोग इधर देखते हैं। तो जैसे परमाणु, एक परमाणु है तो हमको उसको बोलेंगे एक एटॉम। एक परमाणु तो हम लोग क्या बोल देंगे, मोनो एटॉमिक। जैसे हीलियम एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनाता है, आर्गन एक ही प्रकार के तत्वों से बनाता है, नियो एक ही प्रकार के, क्रिप्टन एक ही प्रकार के धातुएं, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये जितने भी है वो एक ही प्रकार के तत्व है, तो इसकी परमाणुकता क्या होगी, एक। इसी प्रकार द्विपरमाणु हाइड्रोजन, कितने अणु है, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, क्लोरीन के दो, आयरन के दो और नाइट्रोजन के दो। इसका मतलब क्या है, इसके दो अणु मिलकर एक तत्व बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपरमाणुकता। त्रिपरमाणुकता ओजोन, जैसे कि O3 तीन ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है तो इसको बोलेंगे त्रिपरमाणुकता। चतुर्थ चार से बने होंगे, तीसरा तीन से बन रहा है तो चौथा चार से बनेगा। उसके बाद एक यौगिक के अणु, एक यौगिक के अणु क्या है, यौगिक हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपरमाणु, क्योंकि इसमें दो परमाणु है। पानी H2O, पानी के हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिपरमाणुकता। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तीन है और ऑक्सीजन एक है, तो त्रिपरमाणुकता। उसके बाद अमोनिया NH3, तो इसमें नाइट्रोजन कितना, एक, हाइड्रोजन तीन, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एक और ऑक्सीजन दो, ये क्या होगा, त्रिपरमाणुकता। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि आणविक द्रव्यमान, आखिर ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो आणविक द्रव्यमान हम लोग किसको बोलते हैं, किसी भी तत्व या यौगिक में कुल जिन परमाणुओं से मिलकर बना, क्या बोले हमने, किसी भी तत्व या यौगिक में वो जो जिस जिस परमाणुओं से मिलकर बना है, उन कुल परमाणुओं, उनके कुल परमाणुओं का योग जो होगा उनके द्रव्यमानों का, उसी को हम लोग बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, किसी भी पदार्थ में जिन परमाणुओं से मिलकर वो बना है, उन परमाणुओं का जो वजन होगा, उसके कुल वजन को हम लोग जोड़ दें तो उसको हम लोग बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। समझ गए, आणविक द्रव्यमान क्या लिया, यह उस पदार्थ के अणु के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे जैसे हमारा एग्जांपल हो गया एक H2O, तो हमारा हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, एक, और दो हाइड्रोजन है तो हो जाएगा दो, प्लस ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है, 8 परमाणु क्रमांक, उसका जो डबल करेंगे तो 16, तो हमारा इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18। उसकी यहाँ पे जैसे हमारा 18, इसको हम लोग U से भी लिख सकते हैं या फिर AMU लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, आणविक द्रव्यमान, जैसे इसका हम लोग आणविक द्रव्यमान लिखेंगे तो इसका हमारा एल्युमिनियम का कितना होता है, 27। हमारे पास दो है तो इसको दो कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 54। उसके बाद SO सल्फर का क्या होता है हमारा, 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 गुना 4 ऑक्सीजन है तो हमारा कितना हो जाएगा, 96। और ये पूरा 3 है तो गुना 3, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 288। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 288 प्लस इसका जो होगा 54, तो बराबर हमारा हो जाएगा 342। इसका जो हमारा
पूरा का जो होगा आणविक द्रव्यमान इतना होगा। उसी प्रकार हमारा क्या दिया गया है, C6H12O6। तो हमारा कार्बन का जो कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 12 गुना 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 गुना 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है प्लस 16 गुना 6। तो जितना भी आएगा ये इसका हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। उसी प्रकार इसका भी है, तो ये बीच में जो हमारा पॉइंट दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुना होगा, इसका मतलब ये भी होगा, ये जुड़ेगा। यहाँ पे मैथ नहीं है, ये केमिस्ट्री है। तो इसको हम लोग इस प्रकार करेंगे, पूरे को निकाल लेंगे। इसके साथ हमने आपका आणविक द्रव्यमान एक एक परमाणु का लिख दिया, उसके बाद इसका पूरा का आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद ये कुछ प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। जैसे इसका होता है हमारा 14 प्लस हाइड्रोजन 3 बराबर हमारा हो जाएगा 17। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद हमारा क्या होता है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान किसमें होता है, आणविक द्रव्यमान हमारा लगता है परमाणु में, और सूत्र द्रव्यमान जो लगता है ये हमारा लगता है आयंस के लिए। सूत्र द्रव्यमान हमारा लगता है आयंस के लिए, और वो लग रहे थे परमाणु के लिए। तो यह क्या होगा, यह किसी यौगिक के सूत्र में मौजूद आयनों और परमाणुओं के द्रव्यमान का योग है। आयंस और परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है उनके योग को हम लोग क्या बोलते हैं, सूत्र द्रव्यमान। जैसे Na का 23 हो गया, अच्छा हमको निकालना है कितना, किसका NaCl। तो Na का हमारा हो गया 23 प्लस Cl का कितना हो गया 35.5। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक Na है तो 1 गुना 23 प्लस 1 गुना 35.5 बराबर कितना हो जाएगा 58.5 AMU। जिस तरह आणविक द्रव्यमान था ये अणु के लिए, उस तरह ये द्रव्यमान सूत्र है आयंस के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये जिस प्रकार उसको हम लोग सॉल्व करते थे उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। आप परमाणु के संयोजकता के बारे में जानेंगे, कि एक परमाणु आखिर कितने अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है या फिर ले सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इतना डिफिनेशन आप पढ़िएगा, उसकी संयोजकता को हम लोग सीधे समझेंगे। किसी यौगिक के संगठन के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, रासायनिक सूत्र की विशेषताएं, आयंस पर संयोजकता का आवेश संतुलित होना चाहिए। उस पर जो आयंस पर संयोजकता का जो आवेश होता है वो नियंत्रण मतलब संतुलित होना चाहिए, प्लस और माइनस वाला बराबर होना चाहिए। जब कोई यौगिक धातु या धातु से बनता है तो धातु का प्रतीक पहले आता है। उदाहरण के लिए सोडियम पहला आया तो कैल्शियम बाद आया, कॉपर पहले आया ऑक्सीजन बाद में आया। जब बहुपरमाणुक आयन का उपयोग किया जाता है तो अनुपात दिखाने के लिए संख्या लिखने से पहले आयनों की कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए रासायनिक सूत्र लिखने के नियम, ये नियम हो गया, हम लोग चलिए लिखते हैं पहले सब। जैसे कि हमारा क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है +1। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, इसका चार्ज कितना होता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका सोडियम का कितना होता है Na पर +1, पोटेशियम का K का +1, सिल्वर का Ag+1, क्रिप्टन का +1। इसी प्रकार के पूरा आपको चार्ट को याद रखना है, जिससे हमारे फॉर्मूले बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसके फॉर्मूले को बनाते हैं। जैसे कि हमारा पर क्या दिया गया यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाना है। तो हमारा हाइड्रोजन में क्या होगा H होगा और Cl होगा। तो इसके हमारा क्या होता है हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना होता है 1 और Cl का भी 1 होता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर से इधर इधर से इधर। तो ये हो जाएगा H से गुना, तो हमारा होगा H और Cl 1 तो Cl तो HCl। उसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, तो हाइड्रोजन में H और सल्फाइड H, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और सल्फाइड का 2 होता है। तो इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा H2S। उसी प्रकार एक और हमारा है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, सोडियम का में Na और कार्बोनेट का क्या होता है CO3। तो सोडियम का हमारा कितना होता है +1 और कार्बोनेट का कितना होता है -2। इधर ये गुना होगा, इधर ये गुना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा Na2CO3। उसी प्रकार एक और हम लोग है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम सल्फेट में क्या होगा अमोनिया NH4 और सल्फेट में SO4।
तो अमोनिया का हमारा क्या होता है संयुक्ता +1 और इसका -2, तो इधर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा NH4 का होल 2, 2 से गुना करेंगे पूरा पर, तो ये पूरा होल 2 हो जाएगा। उसके बाद SO4 इधर 1 से गुना होगा। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला लिखने का तरीका। और अब हम लोग समझेंगे आखिर ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है। लास्ट हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। किसी पदार्थ के 6.02 गुना 10 पर पावर 23 कणों के समूह को उस पदार्थ का मोल कहा जाता है। हम आदित्य वहीं पे जाते हैं केला लेने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं 1 दर्जन केला दीजिए, तो 1 दर्जन में हमारा क्या होता है 12 केले। उसी प्रकार 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको हम लोग उसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। तो 1 मोल परमाणु में इतने परमाणु होते हैं, तो 1 मोल में इतने होते हैं। आप यदि बोलिएगा 1 दर्जन केला तो आपको 12 केला मिलेगा, लेकिन आप यदि बोल दीजिएगा 1 मोल केला तो आपको इतने केले मिलेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो क्या 1 मोल अणु में इतने अणु होते हैं। उदाहरण के लिए 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन में इतने सारे ऑक्सीजन हो जाएंगे। नोट, इसको हम लोग अवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। किसी तत्व के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 मोल इसका जो परमाणु होता है वो किसी भी द्रव्यमान के परमाणु के बराबर होता है। मोल तत्व मोल द्रव्यमान, किसी पदार्थ का मोल द्रव्यमान उस पदार्थ का 1 मोल के बराबर होता है। उस तत्व या पदार्थ का सिर्फ इतना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु के तत्व के बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग 4-5 एग्जाम्पल है, तो उन एग्जाम्पलों को देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन H परमाणु का द्रव्यमान 1 mu, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा 1। आपको मोलर द्रव्यमान में चेंज करना है तो उसका जितना मास होगा किसी भी परमाणु का, उसमें सिर्फ आप ग्राम जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन का 14 mu है, तो उसमें हम लोग ग्राम जोड़ देंगे तो 14 ग्राम हो जाएगा पर मोल। इसका हो जाएगा 256 HCl, इसको जोड़ दीजिए, अब जितना होगा उसमें ग्राम लगा दीजिए। 36.5 हो रहा है तो इसमें ग्राम लगा देंगे तो HCl हो जाएगा। उसके बाद इसको निकालने के 2 फार्मूले दिए गए, इन दोनों फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान, आपको जो कोई पदार्थ दिया गया जैसे 8 ग्राम, ऑक्सीजन हम लोग का होता है 8, तो 8 ग्राम। उसके बाद मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है 8 बराबर 1, तो हमारा क्या होगा 1 मोल। उसके बाद वो दिया गया नंबर ऑफ मोल दिए गए, तो कणों की दी गई संख्या, यदि आपको कोई कणों की कोई संख्या दी गई है, जैसे हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन है, ठीक है, इतने सारे ऑक्सीजन है। और एवोगाड्रो संख्या, तो इसके एवोगाड्रो संख्या से हम लोग दे देंगे 022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यदि हम लोग कट जाएंगे तो हम इसमें क्या प्राप्त होगा ऑक्सीजन के 1 अणु। तो ये इसके 2 फार्मूले होते हैं, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों फार्मूलों से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मोल से नंबर ऑफ मोल, इसके भी नंबर ऑफ मोल। यदि आपको इसमें दिया गया है दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान, और पदार्थ का द्रव्यमान यदि दिया गया तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और कणों की संख्या दिया गया तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पर है तक है। इसके बाद हम लोग का आगे पढ़ना है अगला चैप्टर में परमाणु संरचना। परमाणु आखिर कैसा होता है, इसके अंदर कैसा होता है, अंदर में कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके चार्जेस के बारे में, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।